हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी लोग का यहाँ पे बिहार एसआई पीटी का करंट अफेयर कुछ दिनों से रुका हुआ था, लेकिन अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब आप सभी लोग का एग्ज़ाम का जो डेट है वो नज़दीक आ रहा है। अब आप सभी लोग का एग्ज़ाम जल्द ही लिया जा सकता है। रही बात करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर मैंने आपका स्पीड एडुटेरिया यानी एडुटेरिया देखा जाए तो आपका कंप्लीट करा दिया है। मास्टर वीडियो में 2 ठो देखा जाए तो आपका जो 800 MCQs है उसको भी अपलोड कर दिया गया है, और आपका जो 6 महीने का जनवरी से लेकर के जुलाई तक आपका करंट अफेयर है वन लाइनर फॉर्म में, उसको भी मास्टर वीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाइए चेक कीजिए, मास्टर वीडियो का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप जा कर के सारा वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का वीडियो का लाइक जो है कम से कम 500, आप 500 लाइक करिएगा तभी लगेगा कि हाँ आप मिल करके सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि मैं आगे इस सीरीज को शुरू कर पाऊँ। ठीक है, कम से कम इस वीडियो पे 500 लाइक आना चाहिए, तभी हम स्टार्ट आगे करेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि 1678 में औरंगजेब ने किसने कहा था कि खुदा केवल मुसलमानों ही का खुदा नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों का खुदा है। चलिए बताइए किसने कहा था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, महाराजा सवाई जयसिंह ने कहा था। आंसर आपका बी हो जाएगा। जयसिंह ने कहा था कि मैं शिवा को बंदी बना लूँगा। ठीक है, औरंगजेब शाहजहां का पुत्र तथा अंतिम महान मुगल बादशाह भी था। अगला प्रश्न है कि किसने मीर जाफर के मरने पर हिंदू मंदिर से गंगा जल लाकर उसे अपने हाथों से गंगा जल से अंतिम स्नान कराया था। तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, नंद कुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंद कुमार। देखिए, नंद कुमार बंगाल का एक ब्राह्मण था। ठीक है, मीर जाफर ने नंद कुमार को अपनी दीवान भी बनाया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि मौर्य साम्राज्य में दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी व्यवहारिक कहा जाता था। बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में न्यायालय 2 प्रकार के होते थे। एक आपका धर्म स्थनिज दीवानी न्यायालय, दूसरा था कंटक शोधक आपका फौजदारी न्यायालय। तो आप दोनों को याद रखिएगा। इनमें से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल नहीं थे? तो आंसर सभी लोग याद रखिएगा, डी हो जाएगा कल्हड़। क्या हो जाएगा? कल्हड़ आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, कल्हड़ कश्मीर के लोहार राजवंश का शासक हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हड़ की रचना देखा जाए तो राजतरंगिणी से कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नाटक और नाटककार के संबंधित में मिलान करके बताना है। तो चलिए बताइए इसका आंसर किस तरीके से मैच कराया जाएगा। तो देखा जाए तो देवी चंद्रगुप्तम तो आपका चला जाएगा विशाखापट्टनम में। उसके बाद मृक्ष कटिकम देखा जाए तो सिद्धक में चला जाएगा। स्वप्नवास वदतम देखा जाए तो आपका चला जाएगा भास में। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे 5वें का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। ठीक है, इब्न बतूता की यात्रा देखा जाए तो वृत्तांत रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कि रसिक प्रिया नाम से टीका किसने लिखी है? तो आंसर इसका बी हो जाएगा, राणा कुंभा। क्या हो जाएगा? राणा कुंभा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। कुंभा ने जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया के नाम से टीका लिखी है। आगे देखते हैं कि बंगाल के प्रथम 4 पार्षद में शामिल नहीं थे कौन? तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखा जाए तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? मद्रास की संधि किसके बीच हुआ था? तो हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ था। 1767 से 69 के बीच में अंग्रेज और हैदर अली के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि तिलक के होम रूल लीग का प्रथम सचिव कौन थे? तो प्रथम सचिव देखा जाए तो NC केलकर हो जाएगा। आंसर आपका 10 का सी हो जाएगा। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को होम रूल लीग की स्थापना किया था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बैप्टिस्ट थे। याद रखिएगा, जोसेफ बैप्टिस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
कहता है गुरु नानक देव की पत्नी का नाम क्या था? तो उनके पत्नी का नाम याद रखिएगा सुलक्ष्मी था। आंसर आपका 11 का ए हो जाएगा। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक को 2 पुत्र थे, एक आपका श्रीचंद और लक्ष्मीदास। अगला प्रश्न है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था सूर्य सेन ने। आंसर आपका देखा जाए तो 12 का बी हो जाएगा। सूर्य सेन नेशनल हाई स्कूल में सीनियर ग्रेजुएट शिक्षक थे। सूर्य सेन को लोग प्यार से क्या कहते थे? तो मास्टर दा, यानी उनको कह करके संबोधित करते थे। पूना समझौता के तहत विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो ये देखा जाए तो 148 कर दिया गया है। 13 का आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। सितंबर 1932 ईस्वी को डॉक्टर अंबेडकर तथा महात्मा गांधी के बीच जो समझौता हुआ उसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इटालियन दूतावास से सुभाष चंद्र बोस किस नाम से रूस होकर जर्मनी पहुंचे थे? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ओरलांदो मार्सुत्ता हो जाएगा, ओरलांदो मार्सुत्ता। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? चलिए बताइए। तो ये देखा जाए तो वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। टेक्टोनिक चट्टानों के एक दूसरे से टकराने या फिर सिकुड़ने के कारण पृथ्वी के सतह से यानी सतह में उभार के कारण निर्मित संरचना को मोड़दार वलित पर्वत कहा जाता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कहता है कि सर्पेंटाइन किस मौलिक सेल का रूपांतरिक सेल है? तो ये देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, गेब्रो। क्या हो जाएगा? ग्रेबो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। ग्रीनलैंड आज भी निरंतर किस ओर खिसक रहा है? तो ग्रीनलैंड के बारे में पूछा गया है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, पश्चिम की ओर यहाँ पे खिसक रहा है। आंसर आपका बी हो जाएगा। बात करेंगे अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों ने मुख्य रूप से 2 दिशाओं अर्थात पश्चिम की ओर तथा भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित होना आरंभ कर दिया है। अगला प्रश्न है कि यूराल पर्वत किस देश में है? यूराल पर्वत तो ये आपका रूस में पड़ता है। आंसर आपका 18 का ए उत्तर हो जाएगा। यूराल पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। इसका विस्तार देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है कि इसमें सबसे बड़ा झील कौन सा है? इसमें से सबसे बड़ा झील देखा जाए तो आपका कैस्पियन सागर हो जाएगा। आंसर आपका 19 का ए हो जाएगा। कैस्पियन सागर रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है। यह खारे पानी का झील है। अगला क्वेश्चन है कि किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? कौन से मंडल में? तो देखा जाए तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए आपका इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शीतोष्ण कटिबंध की उपस्थिति कहाँ तक है? शीतोष्ण कटिबंध की उपस्थिति कहाँ तक है? तो ये आपका देखा जाए तो 23.5 से 66.5 डिग्री तक आपका यहाँ पे हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। मिलान करके बताना है चक्रवात और प्रभावित क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी निशा श्रीलंका, हैरान फिलीपींस, नानिक पाकिस्तान आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसको आप अच्छे से मिलाइएगा। देखिए आप इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, बाहर उच्च वायुदाब होता है। जब बाहर से वायु चक्कर काटते हुए केंद्र की प्रवेश करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? चक्रवात उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना देखा जाए तो 1958 में किया गया था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि लाल पंग का निर्माण किस चट्टान से होता है? लाल पंग तो आप सभी लोग याद रखिएगा उन चट्टानों से जिसमें लौह अयस्क होता है उसी को हम लाल पंग का निर्माण चट्टान कहते हैं। देखिए लौह अयस्क की मौजूदगी के कारण मृदा या फिर चट्टान का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है कि वेनेजुएला जलधारा कैसी जलधारा है? वेनेजुएला तो आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा, बी हो जाएगा, ठंडी जलधारा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। यह दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकरा करके उसके सहारे उत्तर की ओर मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है कि जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको जोड़ता है। तो ये देखा जाए तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। 26 का आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन तथा मोरक्को को अलग करती है। दो बड़े जल समूहों को जोड़ने वाला संकरा जलमार्ग को जल संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि गुलाबी कॉलर कामगार किस प्रकार की आर्थिक क्रिया से जुड़े व्यक्ति को कहा जाता है। तो इसका आंसर सभी लोग याद करेंगे, तृतीयक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीयक क्रिया। देखिए, गुलाबी कॉलर कामगार में महिलाओं की प्रधानता होती है, जैसे नर्स, ब्यूटिशियन इत्यादि। अगला प्रश्न है कि चीनी निर्यात करने में किस देश का प्रथम स्थान है। तो चीनी निर्यात में पूछा गया है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। चीनी के निर्माण हेतु गन्ने का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इसमें सबसे लंबी हिमनद कौन सी है। सबसे लंबी पूछा गया है तो सियाचिन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए बताइए, इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सियाचिन हो जाएगा। देखिए, सियाचिन हिमनद यानी ग्लेशियर भारत एवं पाकिस्तान के बीच में विवादित है, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कहता है कि अर्ध तराई क्षेत्र के दलदल वाले नदी विसर्प के निम्न भूमि को क्या कहते हैं। बताइए, इसका आंसर आप सभी लोग का क्या होगा। इसका आंसर सभी लोग सही बताएंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने का। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे व्हील हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा कि मंद ढालों पर बहती हुई पौड़ नदियाँ पाश्चर्य अपर्दन और क्षैतिज अपर्दन अधिक करती है। इसे हम सादा ही टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर बहने वाली नदी को विसर्प का कहते हैं। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल के गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल नाम किस एक्ट के तहत किया गया था। तो ये किया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये किया गया था। आंसर आपका 31 का ए हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव तथा अंतिम गवर्नर देखा जाए तो वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ही था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बने। तो आप सभी को पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। देखिए, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर सितंबर 1946 में भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी डैश लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए रिक्त स्थान में क्या कहते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंथ निरपेक्ष। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रारंभिक अंश है। अगला प्रश्न है कि भारत में रूस के संविधान से क्या नहीं लिया गया था। तो इसका आंसर याद रखिएगा, व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित प्रावधान। आप सभी लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत देखा जाए तो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। मौलिक कर्तव्य 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। बात करेंगे नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग कौन से में है, तो भाग 2 में नागरिकता का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य गाँवों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान से जुड़ा अनुच्छेद कौन सा है। तो आंसर आप सभी लोग का अनुच्छेद 43 हो जाएगा, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 43 क के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी से संबंधित है। आगे देखते हैं भाग 4, याद रखिएगा भाग 4 आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक है और इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। तो आंसर आपका यहाँ पे अनुच्छेद 108 हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा।
जब किसी साधारण विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो तो उसे राष्ट्रपति पर संयुक्त बैठक या फिर आह्वान कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अनुच्छेद 361 संबंधित है किससे? तो सभी को पता होगा ये राज्यपाल के विशेषाधिकार यानी गिरफ्तारी या फिर दंडित कार्यवाही के मामले से संबंधित है। आंसर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कहता है कि विधानसभा को इनमें से किसके संबंधित यानी विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघ सूची हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे 40 का हो जाएगा। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि हरित सूचकांक में शामिल नहीं होता है क्या? तो देखा जाए तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। देखिए विश्व बैंक ने देश की संपत्ति के आकलन का एक सूचकांक विकसित किया था जिसे हरित सूचकांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि योजना यानी योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो देखिए योजना आयोग का गठन याद रखिएगा 15 मार्च 1950 में किया गया था। आंसर आपका 42 का ए हो जाएगा। योजना आयोग का गठन के.सी. नियोगी की अध्यक्षता वाले समिति की सिफारिश पर की गई थी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो ये आप सभी लोग नोट करिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा। आइसक्रीम, आइसक्रीम आपका इसमें कोलाइड नहीं है। आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी लोग 45 का आंसर याद रखेंगे, इंदिरा गांधी हो जाएगा। देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा याद रखिएगा 1975 में किया गया था और इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। ऊषा योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जाने वाली एक केंद्रीय योजना है? तो आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय हो जाएगा, यानी आंसर आपका यहाँ पे 46 का बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे है? कोलकाता में। बंधन बैंक की स्थापना याद रखिएगा 23 अगस्त 2014 में इसकी स्थापना किया गया था। बंधन बैंक का 23 अगस्त 2014। इसमें से कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है? इसमें से कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है? तो WHO। देखिए WHO का पूरा रूप याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि नैस्डैक किस देश का मुख्य शेयर मूल्य सूचकांक है? तो इसका आंसर सभी लोग नोट करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि सदाबहार क्रांति नहीं संबंधित है किससे? तो ये आपका हो जाएगा कीट प्रबंधन, कीट प्रबंधन। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको जो रेगुलर का नोटिफिकेशन का अपडेट है वो हमेशा मिल पाएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।